Hello students, today I'll deliver my lecture for the students of MA semester 2 and the paper is EC Eco 201 Economics of Social Sector and the topic is Education as a Public Good शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु। शिक्षा के अर्थशास्त्र का संबंध शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से है। इसका क्षेत्र अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों तक विस्तृत है, जैसे श्रम, लोक वित्त, कल्याण अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास के सिद्धांत तथा विकास का अर्थशास्त्र इत्यादि। शिक्षा का आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इसकी चर्चा सबसे पहले आडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। बाद में मार्शल ने भी श्रमिकों के औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना था। वॉल्स, फ्रीडमैन, कुजनेट्स, मिन्सर, स्कूल्ज, बेकर जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी शिक्षा पर किए गए व्यय को मानवीय पूंजी निर्माण का हिस्सा माना था। आधुनिक समय में पॉल रोमर 1986, रॉबर्ट लुकास 1988 तथा रिचर्ड बैरो 1999 ने अन्वेषण तथा अनुसंधान पर किए गए व्यय को मानवीय पूंजी की उत्पादकता में होने वाले वृद्धि की महत्व पर चर्चा की। इस परिदृश्य में शिक्षा का एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थशास्त्र की शब्दावली में शिक्षा को एक आर्थिक वस्तु माना जाता है क्योंकि यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक पद्धति द्वारा इसके उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। शिक्षा के द्वारा मानवीय पूंजी का सृजन किया जाता है। इससे मानवीय कौशल, क्षमताओं, योग्यताओं और मूल्यों का विकास किया जाता है। अतः शिक्षा को एक आर्थिक वस्तु माना जाता है। वस्तुओं को मुख्यतः दो भागों में बांट सकता है, निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में। निजी वस्तुएं उस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनमें उपभोग में प्रतिद्वंदिता तथा लाभ में अपवर्जिता का गुण पाया जाता है। इसका अर्थ है, यदि निजी वस्तु का उपभोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो दूसरे व्यक्तियों के लिए इसकी उपलब्धता में कमी होती है या इसकी उपलब्धता समाप्त हो जाती है तथा जो व्यक्ति इस वस्तु के लिए कोई मूल्य का भुगतान नहीं करता है उसको इसके उपभोग से वंचित किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु वह वस्तु होता है जिसके उपभोग में प्रतिद्वंदिता का अभाव रहता है और अन्य व्यक्तियों को जो इसके लिए मूल्य का भुगतान करने को तैयार नहीं है उन्हें भी इसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इनमें गैर अपवर्जिता का गुण होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के कार्यक्रम इत्यादि। उपभोग में गैर अपवर्जिता के कारण सार्वजनिक वस्तुओं में निःशुल्क घुड़सवारी की समस्या भी उत्पन्न होती है। शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। अतः इस बात का निर्णय करने के लिए कि शिक्षा एक निजी वस्तु है या सार्वजनिक वस्तु, हमें शिक्षा से उत्पन्न होने वाले बाह्यताओं को ध्यान में रखना होगा। किसी वस्तु के उपभोग से धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार की बाह्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षा से जहां एक व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ने से उसके आय तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, वहीं यह समाज के लिए भी लाभ का सृजन करता है, जिसे धनात्मक या सकारात्मक बाह्यता कहा जाता है। चूँकि शिक्षा से पूरा समाज भी लाभान्वित होता है, अतः सरकार को यह निर्णय करना आवश्यक होता है
कि वह प्रत्यक्ष रूप से इसमें कितना सक्रिय हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होकर शिक्षा के नियमन और नीति निर्धारण में कितना भाग ले। कॉल और मेंडोजा ने शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की परिभाषा का 2 स्तरों पर विचार करने का आग्रह किया था। पहले स्तर पर किसी वस्तु की वांछनीयता उसके स्पर्धाहीन और अबहिष्करणीय होने पर विचार का होना चाहिए। इससे सामाजिक लाभों का महत्व अधिक हो जाता है। एक बार इसे संतुष्ट करने के बाद दूसरे स्तर पर इस बात का विचार होता है कि क्या यह वस्तु वास्तव में सार्वजनिक है, अर्थात क्या इसके उपभोग से किसी को वंचित नहीं रख पाने तथा इसके सर्वसुलभ रहने की संभावना को ध्यान में रखा गया है। अतः दूसरे स्तर पर किसी वस्तु की सार्वजनिक व्यवस्था करना केवल उसके विशेष लक्षण जैसे शिक्षित व्यक्तियों की उत्पादकता का अधिक होना पर ही नहीं, बल्कि उसके राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक राजनैतिक दृष्टिकोण शैक्षिक संस्थाओं को निगमित आधार पर कार्य करने देना हो सकता है, जिससे वे अपने लिए लाभ का सृजन कर सके और उनके क्रियाकलापों से स्पर्धा का संचार हो। सामाजिक दृष्टिकोण से समता पूर्णता का हो सकता है। इस दृष्टिकोण से शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था का दर्जा देने का हो सकता है। तो कहीं कानून बनाकर आर्थिक सामाजिक आधार पर निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था करने की हो सकती है। सरकारी नीतियों की रचना इस प्रकार होने चाहिए जिस स्तर पर स्वतंत्र बाजार इन सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर पाता, उस स्तर तक इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए राजकोष से आवश्यक सहायता या क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। 9 क्लासिकल अर्थशास्त्री बाह्यताओं को अधिक महत्व नहीं देते थे और वे बाजार व्यवस्था द्वारा ही उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जा रही वस्तुओं के संतुलन स्तर की स्थापना करना चाहते थे। शिक्षा को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। पहला मूलभूत अथवा बुनियादी शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में तो शिक्षा सामान्यतः एक निजी वस्तु है, लेकिन हम इस बात का ध्यान दें कि बुनियादी शिक्षा का पूरे समाज पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह एक सार्वजनिक वस्तु का स्वरूप पा जाती है। भारत में शिक्षा के अधिकार जैसे कानून द्वारा बुनियादी शिक्षा को अबहिष्करणीय ही नहीं बना दिया है, बल्कि इससे किसी को भी वंचित करने को कानूनी अपराध भी घोषित किया गया है। अतः बुनियादी शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। वस्तु के उपभोग में सार्वजनिकता की कसौटी से हटकर हमें वस्तु के 2 महत्वपूर्ण गुण विशेष को ध्यान में रखकर उसके लाभों का भी आकलन करना होगा। ये है संभावना और वास्तविकता। इस संदर्भ में मसग्रेव द्वारा प्रतिपादित विशेष गुण का विचार यहाँ महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके सामाजिक लाभ निजी लाभ से ज़्यादा हैं। धनात्मक अथवा सकारात्मक बाह्यताओं वाला वस्तु विशेष गुण संपन्न वस्तु होता है, लेकिन एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में इस वस्तु का उत्पादन तथा उपभोग हमेशा अधिकतम से कम होता है, क्योंकि पहला, उपभोग करने पर विशेष गुण वस्तु द्वारा प्राप्त सकारात्मक बाह्यताएं निजी लाभ तथा सामाजिक लाभ के बीच अंतर को जन्म देता है। दूसरा, अल्पकाल में अपने उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए प्रेरित व्यक्ति विशेष गुण वस्तु के दीर्घकालीन लाभों का सही आकलन नहीं कर पाता है। इसलिए जब निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा विशेष गुण वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो यह संभावना बनी रहती है कि
यह इसकी उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं करेगा जिससे समाज की पूरी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के उच्च और मध्यम आय वर्ग के लोगों के स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि यह उनके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन समाज के गरीब वर्ग के लोगों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र को लाभ नहीं मिलता है, सार्वजनिक क्षेत्र को करना होगा। दूसरे शब्दों में, विशेष गुण वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिसकी उपलब्धता समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, चाहे उनमें उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा और तत्परता हो अथवा ना हो। मस्ग्रेव तथा मार्गिन्सन ने उच्च शिक्षा को एक मिश्रित वस्तु माना है जो वास्तव में एक निजी वस्तु है लेकिन सकारात्मक बाध्यताओं के कारण पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। अतः मिश्रित वस्तुएं निजी और सार्वजनिक वस्तुओं का एक संयोग होता है और जिसकी कुल मांग निजी मांग तथा सार्वजनिक मांग के कुल योग के बराबर होता है। मार्गिन्सन का तर्क था कि स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थानों को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के समन्वित सृजन का कार्य करना चाहिए। शिक्षा के अर्थशास्त्र के लेखों में आज व्यापक सामाजिक लाभों के कारण स्कूली शिक्षा को एक विशेष गुण वस्तु और उच्च शिक्षा के संस्थानों को सीमित सीटों के कारण उपभोग स्तर पर स्पर्धा युक्त वस्तु होते हुए भी उसे मिश्रित विशेष गुण अथवा अर्ध सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। थैंक यू।